हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, या यूं कहूं आपका क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आया हूं। अब इस चैप्टर को हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वीडियो में समझने वाले हैं। और ये जो वन शॉट रिवीजन सीरीज है ना आपकी, ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, बात को समझो। आप पढ़ाई तो करते ही हो, आपके पास नोट्स वगैरह सब कुछ है ही, ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल है। क्वेश्चंस भी आपके पास है, आप बुक में से क्वेश्चन लगा सकते हो। आई डोंट नो आप कौन सी बुक्स रेफर करते हो, आप सेलिना रेफर करते हो या दूसरी कोई बुक रेफर करते हो। बट अगर कोई भी बुक आप रेफर कर रहे हो तो आपके पास थ्योरी और आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है। बट दिक्कत कहां आती है बच्चे को? अब उसको वो कैसे इजीली रिवाइज करे, कैसे इजीली याद रखे, उसमें बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 9th के 10th के, वो यही चाहते हैं कि कोई उनको बस एक बार रिवाइज करा दे, आगे का काम वो खुद कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा देख, और इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। तो बच्चा क्या है ना, बहुत जल्दी उस चीज को कैच करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना, वो देखकर चीजों को जल्दी समझ पाता है बजाय पढ़ के। आप कभी भी ट्राई करना, आप कोई भी बुक खोलो, उसको आप लगे रहो 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे तक लगे रहो, हो सकता है आपको वो एक चैप्टर भी रिवाइज ना हो। लेकिन यहाँ पर आप 1-1.5 घंटे की वीडियो में ही पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, पूरा का पूरा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त वही है कि आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बिल्कुल बिना स्किप किए देखना है। अगर आपने स्किप कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर गारंटी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, बस इतना कर लो मेरे कहने से। इतना तो कर सकते हो ना यार, बताओ जल्दी, है कि नहीं? ये गारंटी है, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज कराऊंगा इजी वे में। ठीक है, मुश्किल वे से तो देखो आप बुक से पढ़ के भी कर सकते हो, स्कूल में पढ़ते हो वहां पर भी सिखाया जाता है। लेकिन उसी चीज को आसान तरीके से कैसे समझाना है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये गारंटेड है कि आपको इस वीडियो के बाद इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब देखो, जैसा कि नाम है चैप्टर का, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम समझने वाले हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। तो देखो, केमिस्ट्री आपको पता ही है, केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। ये तो आपको पता है ना, साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो आप पढ़ते भी होगे, है ना। उसमें से एक ब्रांच है केमिस्ट्री साइंस की। अब केमिस्ट्री के अंदर हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर के बारे में। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपके पेपर में लिखने के लिए नहीं आएगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री व्हाट इज मैटर। लेकिन हमें इन चीजों को ना बहुत अच्छे से समझना है, बहुत आराम से। बिल्कुल एक होता है ना कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे समझना है। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, मैं आपको जीरो से हीरो बनाने वाला हूं, बिल्कुल फर्श से अर्श तक उठाएंगे, ठीक है। लेकिन करना क्या है, आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना है बस, ठीक है। तो देखो, मैटर की बात कर लेते हैं। अब मैटर क्या है? देखो मेरे हाथ में ये पेन दिख रहा है, ये एक मैटर है। अब आपको मेरा ये माइक दिख रहा है, ये भी एक मैटर है। और ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये भी तो मैटर है। और जिस तरीके से आप मुझे देख पा रहे हो, जिस डिवाइस से आप मुझे देख रहे हो, चाहे आप फोन में देख रहे हो, चाहे लैपटॉप में देख रहे हो, टैबलेट में देख रहे हो, वो सब भी मैटर है ना। मेरा ये जो फोन है, ये क्या है? मैटर है, ठीक है। और मेरा ये जो बॉटल है, और बॉटल के अंदर जो पानी है, दोनों ही क्या है? मैटर है। और बताता हूं, जो हम सांस ले पा रहे हैं ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, हमारे सराउंडिंग में एयर फैली हुई है, ये एयर भी क्या है? मैटर है। अब आप कहोगे सर सच में, यानी कि सब कुछ मैटर है? मैं कहता हूं हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। अब ये मत कह देना कि मैं जो सोच रहा हूं वो भी मैटर है क्या, या जो गाना चल रहा है, जो साउंड आ रही है, क्या वो भी मैटर है, क्या जो मेरी फीलिंग्स है वो भी मैटर है? तो ऐसा नहीं है, इसके लिए मैटर को डिफाइन किया गया एक तरीके से। देखो सिंपल, एनीथिंग विच हैज मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो जो भी कोई चीज अपना खुद का एक मास रखती है और कुछ जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे ये चेयर है, इसका एक मास फिक्स्ड है, ठीक है, और ये कुछ स्पेस घेर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ये बोर्ड के लिए भी सेम चीज मैं कह सकता हूँ। अब इस पेन को मैंने इस पे रख दिया, तो इसका एक मास है ना, और ये अपनी एक जगह घेर रहा है, इसका एक स्पेस, इसका एक शेप फिक्स्ड है। तो ये क्या है? सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। देखो सॉलिड लिक्विड गैस मैटर ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है?
शेप डिफाइन नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम डिफाइन होता है ना। जैसे कि ये जो मेरा बॉटल है इसमें पानी है, सपोज करो ये 800 ml है। अब इसको अगर मैं बाल्टी में पलट के डाल दूंगा इसकी शेप चेंज हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। 800 ml है तो 800 ml ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। और गैस के केस में क्या होता है, दोनों ही चीजें डिफाइन नहीं होती, ना तो उसकी शेप डिफाइन होती है और ना ही उसका वॉल्यूम डिफाइन होता है, उसको हम गैस बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा एयर को, एयर भी तो गैस ही है, मिक्सचर ऑफ गैस है ना, ऑक्सीजन गैस है। तो ये सब है, क्या आप उसे देख सकते हो, क्या आप उसका वेट नाप सकते हो, ऐसे ही है ना, सिंपल सी बात है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा ना मैटर की क्लासिफिकेशन समझते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट कंपाउंड है, वो काम आने वाला है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ ली थी, सॉलिड लिक्विड गैस। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो हमारा मैटर है ना, अगर मैं इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक हम लेते हैं प्योर सब्सटेंस, क्या लेते हैं? प्योर सब्सटेंस। और दूसरा कौन सा लेंगे? दूसरा होता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस को हमें ज्यादा पढ़ना है। प्योर सब्सटेंस दो टाइप में होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स भी तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड। ये आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे ना तब आप बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है। कंपाउंड्स, मिक्सचर आपके दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये होता क्या है, देखो प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल टाइप के सब्सटेंस से मिलके बनते हैं, यानी एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलके बनेंगे। अगर मैं दो प्योर सब्सटेंस को अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप के प्योर सब्सटेंस को मिला के कुछ बनाऊंगा तो फिर वो मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। तो मिक्सचर में अलग अलग टाइप के सब्सटेंस भी हम मिक्स कर सकते हैं। मिक्सचर मतलब मिक्स करना, वही समझ पा रहे हो ना आप। प्योर सब्सटेंस क्या है कि वो सिंगल सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से ही मिलके बनेंगे। ठीक है ना, एक ही टाइप के सब्सटेंस से। अब इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, इसमें हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है। और क्या ले सकते हैं और बताओ? नाइट्रोजन गैस ले सकते हैं, कुछ भी ले लो। लेकिन इसमें क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होने चाहिए, सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बनेंगे। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन बन तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम से ही रहा है। ये नाइट्रोजन है, लेकिन बन तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम से ही रहा है। अब अगर मैं अलग टाइप के ले लूं, जैसे मैं लिखूं H2O, तो क्या ये एलिमेंट होगा? नहीं, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम है। तो यानी अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स बोलेंगे। और ऐसी यहां पर देखो, मैं लिखूं HCl है, ये भी एक कंपाउंड है। NaCl है, कंपाउंड है। सोडियम अलग, क्लोरीन अलग है, यहाँ हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है। अगर मैं Cl2 बोलता तो फिर वो एलिमेंट हो जाता, अगर मैं O2 बोल रहा हूँ एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो एलिमेंट क्या है? सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिले, सिंगल टाइप ऑफ एटम से। प्योर सब्सटेंस क्या है? जो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलके बनते हैं, एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बनते हैं। हम मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा क्या प्योर सब्सटेंस से मिलके बने, या दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंस से मिलके बनते हैं। अब इसमें भी दो आते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस तो हमारा होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, होमो मतलब सेम, यानी कि उसमें जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसका जो कंपोनेंट्स की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, यानी कि कंपोनेंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगी। और इसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि सॉल्टी वाटर। जैसे कि क्या होता है? सॉल्टी वाटर। ठीक है। NaCl का एक बस सॉल्यूशन होता है ना। अब आप कभी भी देखो, पानी लो एक गिलास, उसमें नमक मिलाओ और उसे घोल दो। ठीक है, जल्दी से उसको स्टेयर कर दो। अब आप क्या देखोगे ना, जो नमक है, जो हमारा NaCl है, वो वाटर में इस तरीके से मिक्सड हो जाता है कि उसके पार्टिकल्स दिखते नहीं है हमें। अब उसकी जगह आप सैंड वाटर डालो, सैंड डालो वाटर के अंदर, और उसको कितना भी ट्राई करो,
लेकिन वो हमें पानी के अंदर दिखाई देंगे, सैंड के जो पार्टिकल्स है वो दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, और उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं छान करके। तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है, क्योंकि आप पहले से ही ये चीजें पढ़ के आ चुके हो, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, होमोजीनियस जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। और सेपरेट किसको कर सकते हैं इजीली? हेट्रोजीनियस को, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मिक्सचर कंप्लीट मिक्सचर नहीं होगा, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। तो उसको क्या कर सकते हैं हम? इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मॉलिक्यूल्स। देखो, अगर आपने ये चीज समझ लिया ना कि प्योर सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट्स क्या है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एलिमेंट्स में मैंने बताया था, एलिमेंट्स में एटम्स भी आते हैं और मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। यहां पर दिखाया था मैंने, देखो एलिमेंट्स में, ये तो एलिमेंट में सिंगल एटम है, सोडियम एटम। लेकिन ऑक्सीजन एटम भी एक तरीके से अगर मैं लूं तो वो एलिमेंट में ही आता है। लेकिन O2 भी तो आ रहा है, तो O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन क्या है? मॉलिक्यूल है। तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। So the basic unit of matter in any state is considered as molecules. This is because molecule is the smallest particle of matter which has independent existence. जैसे ऑक्सीजन है, O2 में एग्जिस्ट करता है, ये तो हमें पता है ना, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2। तो वो क्या है? वो उसका एक मॉलिक्यूल है। वो क्या है? उसका एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये चीज भी आप जानते हो कि मैटर किससे मिलके बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल से या एटम से मिलके बनता है। क्योंकि जब हम एटम्स को डिफाइन करते हैं तो हम यही कहते हैं ना, एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो मॉलिक्यूल को भी तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी एक यूनिट है, किसकी? मैटर की। क्या है? मैटर की एक यूनिट है। और जो एक मॉलिक्यूल होता है वो भी बहुत छोटा ही होता है, क्योंकि एटम ही इतना छोटा है, और मॉलिक्यूल तो दो ही एटम से मिलके बन रहा है ना। बन तो वो दोनों एटम से ही मिलके रहा है, तो वो भी तो एक बहुत छोटी यूनिट हुई मैटर के कंपेयर में। मतलब समझो, एक मैटर में बहुत सारे एटम्स, एक एक मैटर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे। आप ये समझ लो ना, एक मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। मतलब इतना ज्यादा एटम्स होते हैं उसमें। तो आप समझ पा रहे हो कितनी छोटी यूनिट है। और एक मोल में हम मॉलिक्यूल भी निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं, है ना। प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, चलो। अब प्योर सब्सटेंस क्या है हमारा? प्योर सब्सटेंस इज द वन विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्योर सब्सटेंस। ये हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ इट आर मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी CO2, इसमें एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो इसमें जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके बने हैं 2 ऑक्सीजन एटम से और एक कार्बन एटम से, ठीक है। तो CO2 का मतलब जो है ना, इसका मतलब ये है कि CO2 के कई कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें। जैसे हम वाटर की बात करते हैं ना, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता ही है, H2O होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एक ही H2O है, इसमें H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं, तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। An element is a simple and pure form of matter which cannot be decomposed into simpler substance. सिंबल्स की बात कर लेते हैं। अब ये तो बहुत ही आसान है। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को मैं CO2 से दिखा रहा था, हाइड्रोजन को मैं H2 से दिखा रहा था, ऑक्सीजन को O2 से दिखा रहा था। अब मुझे ये चीज कैसे पता चली कि किसी का भी सिंबल ये होता है और ये फिक्स्ड होता है? तो देखो, ये वाला पार्ट जो है ना आपको याद करना है, सिंबल वाला। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि सिंबल जो होती है ना, एक शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी एटम को, एलिमेंट को या कंपाउंड को दिखाने के लिए। अब आप कहोगे कि सर कैसे होती है, थोड़ा सा समझाओ। मेनली मैं पहले आपको एलिमेंट के बारे में ही समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की। किसकी? सोडियम की। इसको दिखाते हैं हम Na से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, इसको दिखाते हैं H से, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं हीलियम की, इसको दिखाते हैं He से। और कैल्शियम की बात कर लेते हैं, तो इसको दिखाते हैं Ca से, ठीक है। और किसकी बात करें बताओ जल्दी, और कोई है आपके दिमाग में? मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं।
और बताओ। बोरोन है, इसको बी से दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को समझ सकते हो। अब आपने देखा, ज्यादातर केसेस में मैं आपको बता दूं ना, जो फर्स्ट लेटर होता है ना, मतलब जो नेम है हमारा एलिमेंट का, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसी से हम उसको डिनोट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन में फर्स्ट लेटर एच था तो एच से कर दिया। हीलियम में, क्योंकि देखो यहाँ पर भी एच हो जाता, फिर यहाँ पर भी एच हो जाता, मिक्स हो जाते, तो क्या किया, इसके दो लेटर ले लिए, यानी एच और ई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एच ई से। क्या लिखते हैं? एच ई से। ठीक है। अब कैल्शियम में इसके शुरू के दो एलिमेंट, दो लेटर देखेंगे। अब आपने कहा सर सी से क्यों नहीं करते? क्योंकि सी फॉर कार्बन भी हो जाता है ना, कार्बन को हम सी से करते हैं, तो दोनों मैच हो जाते, तो इसीलिए इसके दो लेटर ले लिए, सी ए। मैग्नीशियम को हम एम जी से करते हैं। बोरोन को हम इसका फर्स्ट लेटर फिर से बी से करते हैं। ठीक है। ऐसी बरेलियम को बी से कर देते हैं, वरना क्योंकि बी बी सेम हो जाते हैं ना, बोरोन और बरेलियम। अब देखो आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर सोडियम को एसओ से क्यों नहीं करते? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? सोडियम को क्यों नहीं करते हम एस ओ से? ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं, सोडियम के केस में हमें Na करना होता है, क्योंकि हम इसका एक नेम लेते हैं, लैटिन नेम शायद, जिसका नेट्रियम कुछ होता है। ठीक है। आई डोंट नो कि उसका फिक्स नेम क्या है, लेकिन वही एक रीजन होता है जिसकी वजह से हम उसके नेट्रियम नेम की वजह से Na ले लेते हैं। ठीक है। सोडियम के केस में हम सिर्फ ये याद रखना है, Na लेते हैं। और भी एक दो ऐसे आएंगे आपको, जैसे कि टिन के लिए, टिन को हम Sn से करते हैं, लेड को हम पीबी से करते हैं। ये वाले कुछ केसेस आपको याद करने हैं। टिन के लिए Sn, लेड के लिए पीबी, एंटीमनी के लिए Sb करते हैं। ठीक है ना? तो कुछ एलिमेंट्स आपके इस तरीके से हमें डिफाइन करने होते हैं। ये थ्योरी आप एक बार पढ़ लो। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ही करो। देखो ये दो तो मैंने अभी आपको बताया, ये वाले दो आपको मैं याद करा देता हूँ। देखो Au मतलब होता है गोल्ड, Au मतलब होता है गोल्ड, ये याद भी हो जाएगा आपको। पीबी अभी मैंने बताया था क्या होता है, लेड होता है। ठीक है। Sn क्या होता है? टिन होता है। Hg क्या होता है? मरकरी होता है। ये जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन रखा था, क्योंकि इसमें सारे अलग अलग टाइप के नेम है। लेकिन अब आप याद कर लोगे देख के, जल्दी बताओ याद हो जाएगा कि नहीं, एक बार चेक करो जल्दी से। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट वैलेंसी। अब देखो थोड़ा तेजी से हमें चीजों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं करना चाहता मैं लेक्चर। वैलेंसी क्या है? देखो वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट को मेजर करने के लिए जो उसकी कंबाइनिंग पावर होगी। अब आप कहोगे सर ये क्या है, मतलब वैलेंसी याद करनी पड़ेगी? मैं कहता हूँ बहुत आसान है। अगर आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको वैलेंसी ऐसी ही याद हो गई होगी, क्योंकि उसमें तो याद करवाया ही जाता है ना? तो वो भी मैंने बनाया है पीरियोडिक टेबल का भी वन शॉट रिवीजन, उसमें आप देखोगे तो मैंने याद भी करवा रखा है कि कैसे आप वैलेंसीज को इजीली याद कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ पार्ट की मैं आपको इजीली याद करवा भी दूंगा। ठीक है। उसमें आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन के केस में आपको वैलेंसी 1 लेनी है, ऑक्सीजन की 2 लेनी है, -2 होती है वैसे, पर यहाँ हम क्योंकि क्लास 9 तक हम माइनस प्लस को छोड़ के ऐसे भी वैलेंसी लिख सकते हैं। तो होता क्या है, देखो जो आपके फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाले होते हैं, उनकी वैलेंसी 1 होती है। जैसे आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इन सब की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है। +1। फिर आता है इस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 2, जिसमें सबकी वैलेंसी होती है क्या, जल्दी बताओ? 2 होती है। ये समझिए कहाँ। इन सब की 2 हो जाएगी। ठीक है। आपको ज्यादा ज्यादा याद नहीं करना, कैल्शियम तक भी याद कर लोगे काम चल जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम तक। ठीक है। अब ऑक्सीजन, कुछ केसेस पी ब्लॉक में, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो 13 ग्रुप वाले होते हैं पी ब्लॉक में।
जैसे स्टार्ट होते हैं बोरोन से, यहाँ आता है ना बोरोन 5 होता है जिसका नंबर, इसकी 3 लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम की 3 लेते हैं, गैलियम की भी 3। बस यहाँ तक याद कर लो, इंडियम थेलियम तक ना ही नहीं जाना आपको, बस यहाँ तक कर लो, ठीक है। 31 तक तो हम पहुंच ही गए हैं। कार्बन की याद कर लो, क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। सिलिकॉन की क्या होती है, 4 होती है। जर्मेनियम की क्या होती है, 4 होती है। और ऐसी यहाँ पर नाइट्रोजन की -3 या फिर 3 याद कर लो। फॉस्फोरस की 3। फिर आता है ऑक्सीजन, यहाँ से फिर 2। देखो यहाँ तक 4, फिर 4 से उल्टा चलो, 4 3 2 इस तरीके से। फिर यहाँ पर कौन से आते हैं, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की -1 होती है वैसे तो, पर आप 1 लेके चलो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वैलेंसीज को लर्न कर सकते हो। वैलेंसीज बेसिकली हमारा वही है जो मैंने बता दिया, जिससे हम उसकी कंबाइनिंग पावर पता करते हैं। और इसका हम यूज करते हैं कंपाउंड जब हम बनाते हैं ना, कंपाउंड्स को जब हम लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसमें इसका बहुत यूज आएगा वैलेंसीज का। तो ये वाली चीजें आप याद करके चलो, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, क्या है मतलब नई जो डेफिनेशन दी गई वैलेंसी के लिए वो क्या होती है। तो देखो, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि आपने बता दी वैलेंसी, बिल्कुल ठीक बताई आपने, कि जो कंबाइनिंग पावर थी वो हमारी वैलेंसी है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा ऐसे लिखा होता है Na+, आपने कई बार देखा होगा ऐसे लिखा होता है Cl-, O-2। तो ये क्या है फिर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो तो बात ठीक है, लेकिन ये दिखा क्या रहा है। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमें दिखा रहा है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और Cl-, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, Cl- का मतलब, निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो क्या हम इससे भी वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने डोनेट किए या कितने गेन किए, ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक तरीके से वैलेंसी ही तो है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो सब क्या है, हमारी वैलेंसी है, ठीक है ना। जैसे इसमें इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक वैलेंसी हो गई। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी भी वैलेंसी 1 हो गई। पता चल रहा है ना, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये भी वैलेंसी ही हुई ना। तो यहाँ पढ़ो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वन एटम कैन लूज, गेन और शेयर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड वैलेंसी। समझ आ गई, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चलेगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन देना है, एक इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही आसान सी बात है। आप ऐसे समझो ना, आपके पास एक पेन है, अब दूसरे लड़के ने क्या करा, एक पेन अपने ही किसी भाई को दे दिया कि भाई ले ले, तू मुझसे पेन ले ले। अब वो दूसरा वाला कह रहा है कि ठीक है मैं तुझसे पेन ले लेता हूं। तो जिसने पेन दिया उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, उसने एहसान किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो पॉजिटिव फील कर रहा है कि मैंने किसी की मदद कर दी, उसको एक पेन दे दिया। अब जिसने लिया उसके ऊपर ऋण चल गया, उसके ऊपर ऋण चल गया, मतलब कि एक कर्जा हो गया, वो माइनस में चला गया, उसका ऑरा माइनस में चला गया, क्योंकि उसने हेल्प ली। और जिसने हेल्प दी वो क्या है, पॉजिटिव ऑरा, तो वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, जो दे रहा है। और जो ले रहा है, क्योंकि वो कर्जा ले रहा है, वो एहसान ले रहा है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, उसका ऑरा माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे आप समझ लो, बच्चे ऐसे ही इजी इजी वे में याद कर लेते हैं। अब इसमें बात आती है कि इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक और चीज भी तो आती थी, आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों पढ़े होंगे। तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर कोई एटम चार्ज स्टेट में नहीं है तो उस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे। हाँ, अगर वो न्यूट्रल है तो। जैसे मैं बात करता हूँ कार्बन के लिए, कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 12 होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। अब देखो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि एक बात तो फिक्स है, इसमें 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन में देखना होता है हमें, अगर चार्ज होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन चेक करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, कार्बन ऐसी कैसे लिखा है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। तो इस केस में तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम आए। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें से इसे माइनस कर दो, 12 - 6, ये भी 6 आए,
तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन थे। अब अगर मैं सोडियम के केस में देखूं, अब अगर मैं, जल्दी ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, सोडियम के केस में देखूं, 11 होती है ना, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, पता है ना, ठीक है। अब देखो इसमें प्रोटॉन तो कितने हैं, 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब क्योंकि ये चार्ज स्टेट में है तो हमें यहां से चेक करना होगा। इसने क्या किया, पॉजिटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, प्रोटॉन में से माइनस करना होगा ना, तो कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात ध्यान रखो, कितने इलेक्ट्रॉन आए इसमें, 10। ये चीज हर एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए, हर एक बच्चे को। तो अब यहां पर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज न्यूट्रल। एवरी एटम नॉर्मली कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स विच बैलेंस द चार्जेस इन द एटम एंड मेक एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है उस केस में उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, जैसे सोडियम है 11, इसकी क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ठीक है। अब ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आपको इतना डीपली इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया पीरियोडिक टेबल में आप सब पढ़ लोगे। देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, इसका जो निचोड़ है वो पीरियोडिक टेबल है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन, आप भी करो मेरे साथ। द वैलेंसी ऑफ लेड इन लेड ऑक्साइड पीबीओ इज, लेड ऑक्साइड में वैलेंसी बतानी, किसकी बतानी है, लेड की, पीबी की। तो देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, -2 होती है। अब इसकी वैलेंसी अगर 2 है तो ये टूटेगा किस, कैसे, Pb+2 और ऑक्सीजन -2, क्योंकि देखो तभी तो ये एक तरीके से बनेंगे ना। ये अभी मैं आगे आपको सिखाऊंगा कैसे बनते हैं कंपाउंड वाला, लेकिन मैं इसी फॉर्मूले से कर रहा हूं। तो इसमें रेशियो कितना है, 2:2 है, इसको भी काट दो तो 1:1 है। तो यहाँ पर लेड की क्या होगी, +2 होगी। लेकिन अभी आपने ये वाला तरीका नहीं सीखा है, तो मैं आपको इजी तरीका बताऊं, मैंने आपको याद भी तो करवाया था, याद भी करवाई थी ना कि कैसे आप याद कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, ये टिन है और जो हमारा लेड है ये +2 दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, +2 दिखाते हैं, ये याद रख लो। हालांकि ये आते तो हमारे उसमें है, कार्बन वाले ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया भी था। लेकिन ये वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा याद करना है। अच्छा ये वाला मैंने नहीं बताया था क्या, याद करने के लिए, चलो तो आप याद कर सकते हो, लेड की +2 होती है, एसएन की +2 होती है। कुछ कुछ आप याद करके भी कर सकते हो, जैसे कि लेड की आपको याद कर लेनी है, +2 होती है, ठीक है। और टिन की आपको याद कर लेनी है। नहीं याद कर सकते तो आप इस तरीके से करोगे, ये वाला तरीका भी मैंने सिखाया नहीं है, मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ कि मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं ना हम, जैसे NaCl है, मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ फिर भी आइडिया। तो देखो इसमें पता है इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या होगा, 1:1 का इस रेशियो आएगा, तो यानी एक सोडियम रहेगा, एक क्लोरीन रहेगा, NaCl। ऐसी लेड और ऑक्सीजन कैसे बना होगा, देखो इसकी भी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:2 का रेशियो आएगा। इसको सिंप्लीफाई किया 1:1, तो ये बनेगा PbO। तो यहां से हमें पता चल रहा है, अगर कोई ऐसे का एज इट इज लिखा है तो जितनी वैलेंसी इसकी होगी उतनी ही इसकी है होगी, ऐसे समझ के चलो। तो ऑक्सीजन की हमें पता है 2 वैलेंसी है, तो लेड की भी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका होता है। लेकिन अभी आपको मैं ये वाला टेक्निक सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। फॉर्मूला आ गया, देखा, अब आप समझोगे ये वाली चीज है, फॉर्मूला कैसे निकालना है। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, सो इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ोगे, जैसे किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तो आपको पता ही है। H2O क्या है, हमारा वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये सब चीजें आप समझते ही हो। इवन आप मॉलिक्यूल्स को भी तो दिखाते हो अलग तरीके से, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, H2O2, Cl2, Br2, I2। ये पढ़ो, अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट मे कंटेन वन और मोर एटम्स ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, a molecule of elements hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, and iodine contains two atoms and are written as hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, and iodine respectively।
तो मॉलिक्यूल्स को भी तो हम दिखा ही रहे हैं ना एक रिप्रेजेंटेशन की तरह। लेकिन फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूँ तो वो मैं ऐसे करता हूँ, जैसे CO2 है, H2O है, NH3 है जो अमोनिया के लिए है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बताओ सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैं कैसे दिखा पा रहा हूँ? इसको बनाने की भी कुछ टेक्निक्स होती है, फॉर्मूला लिखने के लिए भी हम कुछ टेक्निक्स पढ़ते हैं, वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं। सारी चीजों को हम सीखेंगे इजी वे में। उससे पहले हमें कुछ और चीजें समझना जरूरी है, जैसे रेडिकल्स। तभी हम फॉर्मूला लिखना सीख पाएंगे, जब तक हम रेडिकल्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमें तोड़ तोड़ के सीखना है। अब रेडिकल्स क्या होता है ये बता दो। देखो कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है कंपाउंड का, वो दो पार्ट से मिलके बनता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव रेडिकल और एक होता है निगेटिव रेडिकल। अब ये पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल की बात हम करेंगे एसिडिक और बेसिक वे में। किसमें? एसिडिक और बेसिक में। जैसे कि अगर मैं कोई भी कंपाउंड लिख रहा हूं, सपोज करो, जैसे मैं लिखता हूं मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें देखो आपको पॉजिटिव वाला पार्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होता है? Mg+2 होता है। और यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट क्या होता है? SO4-2 होता है। यहाँ पर देखोगे तो Ca+2 होता है, सल्फेट -2 होता है। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम+2, Cl-। तो इसी को हम ना दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये सब रेडिकल्स तो हैं, लेकिन इसमें एसिड रेडिकल कौन सा है, बेसिक वाला कौन सा है, वो आपको समझना है। अगर वो चीज आपको समझ में आ गई ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें भी हम मोनोवेलेंट, पॉली एटॉमिक, ये सब भी देखने वाले हैं। उसकी आप टेंशन मत लो, मैं सब समझा दूंगा। ठीक है, आपको धीरे धीरे बस आप ये समझ के चलो। देखो एसिड वाला पार्ट कौन सा होगा? जो निगेटिव होगा। ठीक है ना? मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखा देता हूँ, उससे आप जल्दी समझ पाओगे। ये देखो, ये हमारे कुछ एसिडिक रेडिकल्स है। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या है? एसिडिक रेडिकल है। जैसे यहाँ पर हमने लिया था सल्फेट आयन जो है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, तो क्या है? एसिडिक एसिडिक रेडिकल है। Cl नेगेटिव क्या है? एसिडिक रेडिकल है। और ये जो Mg+2 है ये बेसिक रेडिकल है। यहाँ कैल्शियम+2 क्या है? बेसिक रेडिकल है। तो प्लस वाला साइन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कौन सा रेडिकल बोलते हैं? बेसिक रेडिकल बोलते हैं। जिस पे नेगेटिव साइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, थ्योरी एक बार आप देख लो, मैं आपको ये समझा देता हूं। अब देखो, इलेक्ट्रोवेलेंट नेगेटिव आयंस एसिडिक रेडिकल्स। अब इसमें मोनोवेलेंट देखो पहले। मोनोवेलेंट का मतलब ये है जिसपे एक नेगेटिव चार्ज है। कितना? एक नेगेटिव चार्ज। जैसे Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, है ना? तो समझ पा रहे हो, जिसपे भी एक नेगेटिव चार्ज है। अब डाईवेलेंट क्या है? जिसपे दो नेगेटिव चार्ज है। जैसे सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव है, ये क्या होगा? हमारा डाईवेलेंट होगा। मोनोवेलेंट में Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ठीक है, एसीटेट आयन ले लो, CH3CO नेगेटिव। मतलब जिसपे -1 चार्ज है, सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है, -1 है, तो उसको हम मोनोवेलेंट बोलेंगे। डाईवेलेंट जिसपे दो नेगेटिव चार्ज है, जैसे हमारा ऑक्सीजन -2 भी एक तरीके से डाईवेलेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो देख लो यहाँ पर सब -2 वाले चार्ज है ना, चाहे कार्बोनेट हो, डाइकार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो, परऑक्साइड हो, ठीक है, सल्फेट हो। इसमें आपको सारे याद नहीं करने हैं, कुछ कुछ देख लेने हैं बस। यहाँ देखो एसीटेट है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन सल्फाइड HSS निगेटिव है, हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3 निगेटिव है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, परमैंगनेट है, क्लोराइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, आयोडाइड, साइनाइड, नाइट्रेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हो ना कि कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको डाईवेलेंट, मोनोवेलेंट सब देखने को मिल रहा है। अब ट्राईवेलेंट क्या है? जिसपे -3 चार्ज हो। जिसपे कौन सा चार्ज हो? -3। जैसे आर्सीनेट है, जैसे नाइट्राइड है, नाइट्राइड यानी N3 निगेटिव। अब यहाँ पे आर्सेनाइट है, फॉस्फाइड है, P3 निगेटिव, फॉस्फाइड है, PO
थ्री थ्री निगेटिव, ठीक है, PO4 3 निगेटिव फॉस्फेट, ये भी हमारा क्या एक तरीके से ट्राइवेलेंट है ना। टेट्रावेलेंट जिसपे 4 निगेटिव चार्ज हो, ऐसे वाले केस आपको कम देखने हैं। आपको ट्राइवेलेंट से ऊपर का केस वैसे भी नहीं देखना है, बस देख लो, बस इसको याद नहीं करना है। कार्बाइड है C4 निगेटिव, फेरोसाइनाइड FeCN6 4 निगेटिव, ये कोऑर्डिनेशन वाला आ गया, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट याद रखो बस, ये तीनों। कि मोनोवेलेंट कौन से हैं जिसपे -1 चार्ज, डाइवेलेंट जिसपे -2 चार्ज, ट्राइवेलेंट जिसपे -3 चार्ज। ओके, अब आ जाते हैं बेसिक रेडिकल पे। बेसिक रेडिकल समझना तो बहुत ही आसान है। बेसिक रेडिकल में है ही क्या, देखो, बेसिक रेडिकल यानी जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। अब इसमें भी मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट कौन से हैं? मोनोवेलेंट जिसपे +1 चार्ज हो, जैसे Na पॉजिटिव है, ठीक है। कौन सा वाला, Na पॉजिटिव हो गया तुम्हारा। और क्या आ सकता है, लिथियम पॉजिटिव आ सकता है, के पॉजिटिव आ सकता है। ये सभी क्या हो जाएंगे, मोनोवेलेंट। डाइवेलेंट जिसपे +2 चार्ज हो, जैसे कैल्शियम +2 है, मैग्नीशियम +2 है, बरेलियम +2 है, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी मेरे हो जाएंगे डाइवेलेंट, ठीक है। Fe+2, Cu+2, ये सब याद रखो। इसके नेम थोड़े बहुत देख लेना, जैसे +2 चार्ज आता है आयरन पे तो उसको फेरस आयरन बोलते हैं। थ्री सेकंड, सेकंड का मतलब ये है कि इसकी क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। वैसे उतना डीपली आपको नहीं जाना है, सिर्फ फेरस से आपको याद रख लेना है। जैसे Cu2 पॉजिटिव को, कॉपर की अगर टू पॉजिटिव आ रही है अगर वैलेंसी, तो उसको क्यूप्रिक बोलते हैं। कैल्शियम बेरियम की तो फिक्स ही होती है, क्योंकि ये तो सेकंड ग्रुप में आते हैं ना, एस एस ब्लॉक में। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी तो होगी वैसे। मैग्नीशियम +2, मरकरी का देखो आप मर्क्यूरिक बोलते हैं +2 पे। जिंक तो +2 पे ही रहता है, निकिल +2 पे ही रहता है। ट्राइवेलेंट जिसपे +3 चार्ज आ जाए, जैसे एल्यूमिनियम है। Fe+2 हो रहा था तो क्या बोल रहे थे, फेरस। लेकिन जैसे ही Fe+3 हो गया तो उसको बोलेंगे फेरिक, क्या बोलेंगे, फेरिक। और क्रोमियम की तो फिक्स ही होती है +3। ऑरिक यानी कि Au3 पॉजिटिव, ठीक है। बिस्मिथ Bi3 पॉजिटिव, आर्सेनिक As+3, ठीक है। ये चीज आपको पता है। टेट्रावेलेंट में देखो, प्लम्बिक को बोलते हैं Pb4 पॉजिटिव, स्टेनिक को बोलते हैं SN4 पॉजिटिव, प्लेटिनिक को बोलते हैं PT4 पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, PT4 पॉजिटिव, है ना। चीजें क्लियर हो रही है ना धीरे धीरे। अब ऐसे ही इन सबको कर दो, देखो बिल्कुल आसान तरीके से अब आप कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ क्या सिलेक्ट करने हैं, एसिडिक और बेसिक रेडिकल सिलेक्ट करने हैं। जैसे इसमें अगर मैं पूछूं MgSO4, ये तो मैंने पहले ही बताया था, ये टूटेगा किसमें, Mg+2 में, और SO4 2 निगेटिव में, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम +2 क्या होगा यहाँ पर हमारा, बेसिक रेडिकल होगा। क्या होगा, बेसिक रेडिकल होगा। और ये हमारा एसिडिक रेडिकल होगा। अब जैसे मैंने एक किया है ना, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ये आगे के भी करो जल्दी से, ये आप ही करोगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। जैसे बी वाला भी आपने कर लिया होगा, जैसे NH4 पॉजिटिव में टूटेगा, SO4 -2 में टूटेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेसिक रेडिकल। और ये वाला क्या हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल। थर्ड वाले के केस में देखो, ये Al+3 में टूटेगा, और ये सल्फेट आयन -2 में टूटेगा, तो ये हो जाएगा मेरा बेसिक रेडिकल, ये हो जाएगा एसिडिक रेडिकल। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक, और जो पॉजिटिव वाला वो क्या होगा, बेसिक। जैसे यहाँ Zn+2
ये कार्बोनेट -2 में टूटेगा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बेसिक। प्लस वाले को, माइनस वाले को क्या बोलता हूँ, एसिडिक बोलता हूँ। इसके लिए जगह नहीं बची, यहाँ लिखता हूँ। मैग्नीशियम वाला टूटेगा Mg+2 में, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड -1 में। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे देखो बेसिक। इसको क्या बोलेंगे, एसिडिक। ठीक है। अरे बताओ जल्दी। ठीक है ना, सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, ये बहुत सारे बच्चे ना मैं देखता हूँ कंफ्यूज ही रहते हैं इसमें। बहुत सारे बच्चों से ये वाले क्वेश्चन में ही दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि वो सीखते ही नहीं है कि केमिकल फॉर्मूला बनाना कैसे है। अब जब सीखते नहीं है फिर रटते हैं, और रटते हैं तो गलती करते हैं। वो गलती ही वहीं कर जाते हैं जब वो रटना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को रटोगे ना, आप हमेशा क्वेश्चन गलत ही करोगे, क्योंकि ये रटने वाला टॉपिक है ही नहीं। आप जबरदस्ती इसको रटने वाला बना देते हो। स्टेप पढ़ो पहले। पहला स्टेप, राइट द सिंबल साइड बाय साइड। बेसिक रेडिकल इज रिटन फर्स्ट एंड देन एसिडिक रेडिकल। अब तो आप रेडिकल समझ गए ना, बेसिक कौन सा एसिडिक कौन सा है। राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एटम ऑन द टॉप ऑफ इट्स सिंबल। अब मैं आपको एक एक ये चीज है ना करके दिखाता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो सिंबल लिखो। जैसे मेरे को बनाना है मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है, ठीक है ना, मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं सिंबल लिख देता हूँ मैग्नीशियम का और सल्फेट का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैग्नीशियम लिख दिया, सल्फेट लिख दिया। अब बेसिक रेडिकल लिखो, इसमें कौन सा है और एसिडिक कौन सा है। तो देखो, बेसिक ये वाला है, एसिडिक ये वाला है। सेकेंड स्टेप में कहा गया कि उनकी वैलेंसी लिख दो। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और सल्फेट की भी होती है 2, माइनस में ये प्लस में। अब वो कह रहा है कि इग्नोर पॉजिटिव और माइनस साइन, तो ठीक है हम इग्नोर कर देते हैं। ये मिटा दो, मिटा दिया भाई, इसकी 2 इसकी 2। फोर्थ स्टेप में कह रहा है कि डिवाइड द वैलेंसी नंबर बाय देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अब इन दोनों में HCF क्या है, 2, तो 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो यहां पर हो जाएगा 1 1। क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है। एंड वैलेंसी ऑफ, इंटरचेंज द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल, इंटरचेंज कर दो इस तरीके से। तो क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट ही बन गया। क्यों? क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 आ रहा था। अब एक और ले लेते हैं, एक और लेता हूं, ठीक है, इसी टाइप से। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखो, इसमें बेसिक रेडिकल होगा सोडियम और नेगेटिव होगा, या फिर एसिडिक होगा क्लोरीन। तो मैंने वैसे ही लिख दिया फर्स्ट स्टेप के हिसाब से। अब सेकंड स्टेप में कह रहा है दोनों की वैलेंसी लिख दो, तो वैलेंसी भी लिख देते हैं। ये +1 होता है, -1 होता है। अब वो कह रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो थर्ड स्टेप में, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको मान के ही नहीं चलते। फोर्थ में कह रहा है कि इसको HCF कर दो। HCF 1 और 1 का कुछ भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली इंटरचेंज कर देंगे। क्या बना, NaCl, रेशियो 1:1। तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है ना, समझ गए। अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब इसका देखो, हमें करेक्ट फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का कि कौन सा है। पहले चेक करते हैं, NaSO4, क्या ये सही लिखा है, NaSO4। एक बार चेक करते हैं। तरीका क्या था, पहले इनकी वैलेंसी लिख देते थे, +1 -2, फिर इसको इग्नोर करके इंटरचेंज कर देते थे हाईएस्ट वेक्टर से। हाईएस्ट वेक्टर यहाँ 1 है, ये 2:1 हो जाएगा, यानी कि आना चाहिए मेरा Na2SO4, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, NaSO4, ये गलत हो गया। अब सेकंड चेक करो, AlSO4। एल्यूमिनियम लिख दो, सल्फेट इधर लिख दो। अब आपको पता है एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज होता है, +3। सल्फेट पे कौन सा चार्ज, -2। इंटरचेंज कर दो। क्या आया, रेशियो 2:3। HCF कुछ आ रहा है, नहीं, तो 2:3 आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो यानी कि ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। अब थर्ड वाला चेक करो, Ca3N2। पहले लिखो कैल्शियम, फिर लिखो नाइट्राइट। इस पे +2 चार्ज होता है, इस पे -3 होता है, इतना तो पता ही होगा आपको। इंटरचेंज कर दो। क्या आया, रेशियो 3:2 आया, यानी कि Ca3N2। तो ये सही लिखा है, तो इसमें से ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जल्दी से चेक करो, कितनी आसान तरीके से मैंने ये चीज सिखा दी आपको। आपको यही चीज याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अगर आप समझते नहीं। अगर आप समझ के नहीं करोगे ना किसी भी चीज को, वो आपको हमेशा ही परेशान करेगा, हमेशा ही तंग करेगी। लेकिन आप किसी भी चीज को अगर समझ के करोगे,
तो वो फिर आपको आसानी से याद हो जाती है, उसमें आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आती। समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझ रहे हो ना? ठीक है, ये चीजें आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रखनी है कि कोई भी चीज आप याद करके जब तक नहीं चलोगे ना, आप दिक्कत में ही रहोगे। और जब आप याद करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी दिक्कतें 100% खत्म हो जाएगी। लेकिन याद भी ऐसे नहीं कि आंख बंद करके रट्टा मार लिया कि अरे वो बुक पकड़ रखी है, हाँ हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, सही बता रहा हूं। जब तक आप उस चीज को समझ के याद नहीं करोगे ना, आपका भला नहीं होने वाला। आपका कोई भला नहीं होने वाला जब तक आप वो चीज को समझ के याद नहीं करोगे। तो मेरी बात को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना? आपके लिए सोच रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है? ऑब्वियस सी बात है यार, आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से जियो। नेक्स्ट आता है हमारा नेमिंग सर्टेन कंपाउंड्स। अब नेमिंग कैसे करते हैं? अभी हमने CA3N2 बनाया था ना, कैल्शियम नाइट्राइड। अब इसकी ही हमने कैसे की नेमिंग, देखो कैल्शियम और नाइट्रोजन को ऐड किया, क्या बना? कैल्शियम नाइट्राइड। क्या बन गया? कैल्शियम नाइट्राइड। अब ये तो सिंपल था, ये वाला तो बहुत ही सिंपल था। आपने कहा अरे सर इसको तो मैं भी कर दूंगा, इसका नाम तो बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन अगर थोड़े से मुश्किल आ गए, थोड़े से मुश्किल आ गए, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें फिर हम थोड़ा सा वैलेंसी वाला पार्ट भी देखते हैं, और इसके लिए रूल्स होते हैं। तो हम एक एक रूल को पढ़ेंगे। जैसे पहला रूल है, अब मेटल एंड नॉन मेटल। अगर हमारे पास एक मेटल और एक नॉन मेटल हो तो कैसे करेंगे? तो मेटल को हम हमेशा क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, और उसके बाद हम नॉन मेटल को लिखेंगे, और उसका सफिक्स जो होगा उसमें IDE लगा देंगे। मतलब नॉन मेटल लिख के उसमें IDE लगा देना है। जैसे यहाँ पर मेटल था कैल्शियम, और नॉन मेटल था नाइट्रोजन। तो हमने कैल्शियम को तो एज इट इज लिखा, इसमें हमने आंख बंद करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेटल था। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन नहीं लिख रहा मैं, कैल्शियम नाइट्रोजन नहीं लिख रहा। मैं सिर्फ यहाँ तक देख रहा हूँ, कैल्शियम नाइट्राइड लिख रहा हूँ। तो OGEN को हटा के मैंने क्या कर दिया? IDE लगा दिया, कैल्शियम नाइट्राइड हो गया। जैसे एक लेते हैं हम, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनता है? सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। अब ये कैसे बना? NaCl बनता है ना, Na+Cl2 क्या बनता था? NaCl बन जाता था। तो देखो इसमें हुआ क्या था, सोडियम को तो एज इट इज लिखा, लेकिन क्लोरीन को एक एज इट इज नहीं लिखेंगे, हम यहाँ IDE लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? क्लोर तक लिख के IDE लगाएंगे, सोडियम क्लोराइड। तो ये आप याद रखो, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप आता है हमारा, जब दो नॉन मेटल हो, अगर दो नॉन मेटल हो सेम, जैसे क्लोरीन क्लोरीन, तो क्या करेंगे? या दो डिफरेंट नॉन मेटल भी ले सकते हैं, जैसे कि NCl3 है, PCl3 है, PCl5 है। तो कैसे करेंगे? मेटल और नॉन मेटल वाले केस में तो मैंने ऊपर दिखा दिया। तो उसमें क्या करते हैं हम? द प्रीफिक्स ट्राई और टेट्रा और पेंटासेक्ट्रा इज एडेड एज द केस में बी। फॉर एग्जाम्पल PCl3 को हम लिखते हैं फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड। P मतलब फॉस्फोरस होता है, P मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस, ये तो पता होगा। Cl होता है क्लोरीन, Cl होता है क्लोरीन। तो यहां पर देखो Cl3 था, तो क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोराइड। क्लोराइड तो लिखना था, लेकिन क्योंकि 3 Cl है तो ट्राई क्लोराइड आ गया। अब अगर PCl5 होता तो क्या लिखते? तो लिखते फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। अब Cl5 है तो यहां लिखेंगे पेंटाक्लोराइड। क्या लिखेंगे? पेंटाक्लोराइड। अब टू एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन है, टू एलिमेंट एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये वाला केस आप थोड़ा सा याद रखो। ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला। द नेम ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे SO2 को हम लिखते हैं सल्फर, S मतलब होता है सल्फर, इसको तो ऐसे ही लिखा। अब देखो यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम है तो क्या लिखेंगे? सल्फर डाई, और फिर ऑक्सीजन को बदल देंगे ऑक्साइड में, सल्फर डाई ऑक्साइड। SO3 लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा? SO3 लिख रहा हूं तो सल्फर, तीन ऑक्सीजन है तो ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है। अब नेमिंग ऑफ एसिड्स देखो, नेमिंग ऑफ एसिड्स। एसिड्स की नेमिंग हम कैसे करने वाले हैं? एसिड्स की नेमिंग में बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, इसी में बच्चों को दिक्कत आता है। जैसे HCl क्या है, HCF क्या है, तो वो मैं बताता हूँ।
Names of binary acids are given by adding the prefix hydro and the suffix ic to name of the second element. जैसे एग्जांपल है HCl का होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबको पता है HCl का हाइड्रोक्लोरिक। तो कैसे पता चला? देखो H मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो हाइड्रो आ गया। Cl मतलब क्लोरीन, तो हाइड्रोक्लोरिन एसिड। क्या ये सही होता हाइड्रोक्लोरिन एसिड? नहीं, इसमें बस हमें जो हमारा हाइड्रोजन के बाद वाला एलिमेंट है उसमें आईसी लगाना होता है, उसमें आईसी, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl की जगह HF होता तो क्या करते? हाइड्रो, इसके लिए तो हाइड्रो लिखना ही है, और इस वाले के लिए फ्लोरीन वाले के लिए हम कर देंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोरोइक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइवल नेम। अब ट्राइवियल नेम को कैसे लिखते हैं? ट्राइवियल नेम जैसे कि अमोनिया का NH3 होता है, ठीक है, ऐसे नेम जो हमारे कुछ सर्टेन कंपाउंड्स आ जाते हैं जो सिस्टमेटिक नेम में नहीं होते, तो उसके लिए क्या करेंगे? देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स विद नेम्स दैट डू नॉट फॉलो एनी सिस्टमेटिक रूल, सच नेम्स आर कॉल्ड ट्राइवियल और कॉमन नेम्स एंड दे आर वाइडली एक्सेप्टेड। जैसे ये याद रखने होते हैं, अमोनिया का NH3 होता है, ठीक है, अमोनिया का क्या होता है? NH3 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। तो ये वाले कुछ नेम्स आप बुक में से भी पढ़ के याद कर सकते हो। एक मिनट, गला सूख गया है यार बोलते बोलते। चलो, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट ए इज 4, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन, मैं बता रहा हूँ पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। तो अगर किसी एटम की वैलेंसी, एलिमेंट की वैलेंसी 4 है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फर्स्ट बताना है उसके ऑक्साइड का। अब ऑक्साइड कभी भी बनती है तो ऑक्सीजन से ऐड होके बनेगी, है ना। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही होगी ना। बैलेंस भी कर देता हूं, ऐसी बन रही होगी ना। तो ये तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन से मिलके बन रही होगी। अब देखो, इसकी वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की फिक्स होती है, कितनी होती है? 2। तो जो भी ऑक्साइड बन रही होगी वो ऐसे बन रही होगी। अब इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 4 है, तो रेशियो क्या आ जाएगा? सपोज करो इसकी वैलेंसी 4, इसकी 2, रेशियो आ गया हमारा 2:4 इंटरचेंज करने पे। अब HCF लेंगे कॉमन फैक्टर तो 1:2 हो जाएगा, तो ये होगा AO2। क्या आ जाएगा? AO2 आ जाएगा। और इजी वे बताऊं, 4 वैलेंसी किसकी होती है? कार्बन की। और कार्बन क्या बनाता है? CO2 ही तो बनाता है। तो बस, तो यहाँ क्या बना होगा? AO2 बना होगा, ठीक है। बी ऑप्शन देखो इसका, नाइट्राइड वाला। अब इसमें नाइट्रोजन ऐड हुआ होगा, क्या ऐड हुआ होगा? नाइट्रोजन, नाइट्राइड का मतलब नाइट्रोजन। अब देखो यहां पर साइड में करता हूं, ए की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, इंटरचेंज करो और फिर रेशियो निकालो, क्या हो गया? 3:4। क्या इसका कोई HCF आ रहा है? नहीं आ रहा, तो क्या बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ A3N4। तो यहाँ आ जाएगा A3N4। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, बस हो गया, ठीक है। अरे ठीक है ना, 3:4 का रेशियो आएगा ना, इसकी 4 है उसकी 3 है, तो 3:4, A3N4। नेक्स्ट आ जाती है हमारी केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस होती क्या है? बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज है। मैं अगर क्लास में जाके पूछ लूं ना कि बताओ केमिकल इक्वेशन क्या है, और इसको सेटिस्फाई करो और बता के दिखाओ, चलो, तो बहुत सारे बच्चे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, बता ही नहीं पाएंगे कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। तो देखो, केमिकल इक्वेशन एक तरीके से कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन है, जैसे सोडियम क्लोरीन को मिला के मैंने सोडियम क्लोराइड बनाया, है ना, या फिर मैंने सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराई है, तो क्या बना? मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसको मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं उसको क्या करता हूँ, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ। तो उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है जल्दी बताओ? उससे मेरा टाइम बच जाता है, उससे मेरा टाइम बच जाता है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल की बात करूं एयर में, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारा एक नया सब्सटेंस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ।
अब मीथेन का कंबशन दिखाना है तो देखो CH4 प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO2 और H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 और 4 और यहाँ पे 2। ठीक है, ठीक है ना। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, केमिकल इक्वेशन यूज करता हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे स्केलेटन इक्वेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बैलेंस इक्वेशन वाला पार्ट। ये बैलेंसिंग वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर केमिकल चेंजेस में भी सिखाने वाला हूँ, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन वाले चैप्टर में। उसमें बहुत अच्छे से आप बैलेंसिंग वाला पार्ट सीखोगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये देख लो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। तो देखो स्केलेटन इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज बट इज अनबैलेंस्ड। ये जो हमारी इक्वेशन हम प्रेजेंट करते हैं ये केमिकल चेंज दिखाता है, लेकिन ये बैलेंस नहीं होती, बैलेंस नहीं होती, बैलेंस का बाद में पढ़ेंगे। इन अदर वर्ड्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड्स आर नॉट इक्वल। मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बैलेंस्ड नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो KNO3 टू ट्राई KNO2 और O2 में, क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। देखो पोटेशियम एक है, पोटेशियम यहाँ भी एक है, बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ भी एक है, प्रोडक्ट साइड में भी, रिएक्टेंट साइड में भी एक है, ये बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है, तो ये तो बैलेंस्ड ही नहीं है, ये तो बैलेंस्ड है ही नहीं। तो स्केलेटन इक्वेशन हमारे किसी काम की नहीं है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन ही बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है। जब तक बैलेंस नहीं करेंगे तो काम कैसे खत्म होगा। तो बैलेंस इक्वेशन देखो क्या होती है, इसमें हमारे जो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स है और जो हमारे प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स है बराबर है। तो इट इज एन इक्वेशन इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element in the reactants on the left side of the is the same as the number of atoms in the product formed on the right side of the equation। एग्जाम्पल देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे हमारी कैल्शियम कार्बोनेट टूटा CaO और CO2 में। अब देखो यहाँ पर एक कैल्शियम है, यहाँ पर एक कैल्शियम है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 2 3, यहाँ पर भी 3, तो ये सही है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर कुछ मुझे क्वेश्चन दिया है, जैसे राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस देम। अब देखो इसमें मुझे क्या है कि ये पढ़ के पहले तो इसकी केमिकल इक्वेशन लिख देनी है, अब उस इक्वेशन को फिर बैलेंस भी करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बस लिख के छोड़ दिया। जैसे पहले का अगर मैं देखूं तो वो कार्बन के लिए क्या लिखता हूं मैं C, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखता हूं O2, बन क्या गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, तो ये तो सही है। सेकंड आता है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO। क्या ये बैलेंस है, नहीं। नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ एक है, तो क्या कर देंगे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन एटम हो गए, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। सी पे जाओ, कैल्शियम यानी Ca, नाइट्रोजन N2, क्या बन गया कैल्शियम नाइट्राइट। देखो अब अगर आपको दिक्कत आ रही होगी कैल्शियम नाइट्राइट कैसे बनेगा, आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, तो देखो वैसे तो ये इस तरीके से होता है, लेकिन आप वही अपना फॉर्मूला याद कर लो। इसकी वैलेंसी +2 होती है, इसकी -3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस चार्ज को इग्नोर करो, क्या आ गया 3:2 रेशियो आ गया, कैल्शियम 3 N2 ये बनेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कैल्शियम नाइट्राइड बन रहा है, तो अब इसमें देखो कैल्शियम के कितने आ रहे हैं 3, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन के कितने आ रहे हैं 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ बैलेंस है, नहीं यहाँ जरूरत नहीं है ना, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ तो पहले से N2 है। हाँ, डी कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। क्या ये सही है, बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ एक कैल्शियम, यहाँ एक कैल्शियम, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन। ठीक है, ई पार्ट देखो, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड Mg प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन यानी MgSO4 और हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ एक मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ SO4 एक है, ठीक है, यहाँ H2 है, ठीक है, तो ये तो बैलेंस है। एक बार चेक कर लो ये सब, ये सब एक बार चेक करो।
ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या है? देखो किसी का भी एक एटॉमिक वेट होता है, ये तो आपको पता होगा। जैसे कि एटॉमिक मास के बारे में आप जानते हो, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है। ये आपने छोटा छोटा याद कर रखा होगा। बट हम इसको कैसे बता सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कोई भी हमारा एटम है ना, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ये तो आपको पता होगा। हम उसको नेक डाई से देख भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है। अब उसका जो वेट है, क्या हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं? उसके लिए हमने एक मेथड निकाला कि किसी का भी जो एब्सोल्यूट मास होगा वो नियरली एक काइंड ऑफ एटम में होगा। अब हमने एक एटम पकड़ लिया, कार्बन। कौन सा? कार्बन। कार्बन में भी 6012 वाला, उसका आइसोटोप मत ले लेना 6013 वाला। ये मत ले लेना 6013, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ हमें 6012 वाला लेना है। तो जो हमारा कार्बन 12 है, ये हमें पता है इसके अंदर 6 प्रोटॉन। मैं ऐसे दिखाता हूँ। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको पता होगा, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं इसका मास निकालूं, मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो वो क्या हो जाएगा? 6 प्रोटॉन का मास, मास ऑफ 6 प्रोटॉन, ऐसे लिखो। 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप कहोगे सर, सिक्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल होता है, तो उसका जो हम मास है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत 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 छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। कैसे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लगभग हमारा 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है हमारा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ये केजी में है। अगर मैं इसको ग्राम्स में लिखूंगा तो -28 आएगा लगभग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है, मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत छोटा है। जिसकी पावर कम होती है माइनस में, वो बड़ा होता है ना, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन इससे लगभग 1840 गुना छोटा है, 1840 गुना। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो फिर हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो हमारा एक तरीके से बराबर ही होता है। तो यहाँ पर देखो 6 कॉमन लिया, और ये तो सेम ही हो जाएगा। कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स में लेते हैं। ये भी हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -24। कितना आ गया ये? 6 इंटू, ये दोनों सेम है तो 2 इंटू 1.6 हो जाएगा। ये ऐड होके आ जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ठीक है ना। कितना आ गया? ठीक है ना, इतनी बात समझ पा रहे हो? तो ये एक हमारे कार्बन एटम का मास है। ये क्या है? हमारे एक कार्बन एटम का मास है। अब आप देख ही पा रहे हो कि कितना आ रहा है। समझ पा रहे हो? है कि नहीं? मतलब इतना छोटा होता है, इतना छोटा है। इससे हमें बहुत सारी चीजों का पता भी चल रहा है ना। बहुत सारी चीजों का पता चल पा रहा होगा। अब अगर मैं एक एवोगैड्रो नंबर, आपको पता होगा 1 Na, इसके अंदर कितने एटम होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतना ही होता है ना। अगर मैं इसमें एक एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 25। क्योंकि ये मैंने मास ऑफ वन कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ ले लो, ये 1 मोल ऑफ, अब ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। क्योंकि एटम तो तब आएगा ना जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एटम निकालने के लिए अब क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। या इंटू एन ए हमेशा से यहीं रख के चलते। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ। क्योंकि वन कार्बन एटम की बात कर रहे हैं तो एन ए से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। अब ठीक है, अब सही है। ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से। तो देखो, 10 की पावर -24, 10 की पावर 23 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -1। और ये लगभग 1.6 इंटू 6.023 लगभग लगभग 10 आता है। और ये इससे कैंसल, ये 12 आ गया। तो जो हमारा मास ऑफ वन कार्बन एटम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है।
यानी उसके एटॉमिक वेट के बराबर आ रहा है। तो इससे हम एक आइडिया लगाते हैं, जो हमारा 1 AMU है वो लगभग क्या है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये हमेशा याद रखो, जो भी हमारा 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या है, 1/12 है किसी भी मास ऑफ 1 कार्बन एटम के लिए। कैसे निकाला, ऐसे निकाला। इतना डीप में आपको नहीं पढ़ना है, वैसे ये तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब देखो, द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब ये चीज आपको सिर्फ याद कर लेनी है कि किसी का भी रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या होगा, कि वो 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम से कितना भारी है, कितना हल्का है। इससे देखेंगे, जैसे कि अगर मैं कहूँ सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, 23 है, तो ये 23 टाइम्स जो है हमारा हैवियर है 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम से। ऐसे समझो, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, मास ऑफ 1 एटॉमिक और एलिमेंट 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम ऑफ, ये भी लिखो ना, कार्बन 12 एटम। अब ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है या मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट आपने पढ़ लिया, जो एटम के लिए हम देख रहे थे। मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूल के लिए हम देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए 32 होता है, H2O के लिए 18 होता है। कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे, H2O लिखा है तो अब देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 × 1। ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पे 16, ऐड करो 2 + 1, 2 × 1 2 + 16 18। ऐसी मैं निकालू CO2 का, तो देखो कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 2 × 16 कितना हो गया, 12 + 32 44। तो इसको हम बोलते हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना। अब एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला से। किससे, इंपेरिकल फॉर्मूला से। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जिसको हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे H2O के लिए, H2O2 के लिए होता है HO, कैसे, रेशियो क्या आ गया, 2:2, 1:1 आ गया रेशियो, क्या हो जाएगा, HO। ऐसी अगर मैं बात करूं, किसके लिए करूं बताओ जल्दी से, ग्लूकोज के लिए बात करूं, C6H12O6 होता है। अब इसका HCF क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो 6 ये ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 6:12:6। 6 से डिवाइड कर दो तो आ गया 1:2:1, यानी एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो CH2O। ये मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला EF बोलते हैं इसको। ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, और ये हो गया EF इंपेरिकल फॉर्मूला। एक क्वेश्चन से मैं आपको ये समझा देता हूं। गिव द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन हमारी इस तरीके से दिखती है, देखो, ठीक है। लेकिन आपको इतना डीप में नहीं जाना है, आप 12th में पढ़ोगे, क्लास 11 12th में। अभी के लिए आप ऐसे देखो, C6H6 होता है इसका। अब इसका मुझे अगर शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो दिखाना हो, इसका स्मॉलेस्ट फॉर्मूला निकालना हो, तो क्या करूं, हाईएस्ट नंबर से डिवाइड कर दो। रेशियो यहाँ क्या था, 60:6 था, इसको कट करो, क्या आ गया, 1:1 आ गया, तो क्या हो जाएगा, CH आ जाएगा। ठीक है, CH आ जाएगा। ये तो बेंजीन का हो गया। आप ग्लूकोज के केस में मैंने अभी बताया, C6H12O6, रेशियो क्या आ रहा है, 6:12:6। इसको 6 से डिवाइड करो, 1:2:1 हो गया, क्या आ जाएगा, CH2O। बताओ क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा एसिटिलीन, C2H2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C2H2 को, रेशियो आ रहा है 2:2, काट दो 1:1, क्या हो जाएगा, CH। ये तो बहुत ही सिंपल था, 2:2 का रेशियो था, काट दो 1:1 हो गया। नेक्स्ट एसिटिक एसिड, इसका हो जाएगा CH3COH। अब देखो इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा,
अब आप कहोगे कि ये तो बहुत सारे हो गए, कैसे करेंगे? अरे सेम सेम वाले एक साथ लिखो। जैसे कार्बन यहाँ एक है, यहाँ है, तो क्या हो गया C2। हाइड्रोजन यहाँ 3, यहाँ एक, तो कितना हो गया 4। ऑक्सीजन 2 है, तो इसको लिखो ऐसे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, C2H4O2। अब देखो रेशियो क्या होगा इनके बीच में, 2:4:2, यानी 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 1:2:1 आ गया। ठीक है ना, होल नंबर रेशियो लेना है। अब ये नहीं कि 4 से कर देते तो फिर ये 1/2:1:1/2 होता। हमें होल नंबर रह के चलना है, 1:2:1 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे अब, कार्बन एक, हाइड्रोजन एक, और ऑक्सीजन भी एक। नहीं, हाइड्रोजन 2 है ना, 1:2:1 है ना, तो CH2O। हाँ अब ठीक है। जल्दी से चेक करके बताओ समझ आया कि नहीं। तो इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं। बताओ जल्दी, क्लियर हो गया? तो बस आज यहीं तक था आपका और हमारा साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा फास्ट में चला क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन था। वन शॉट रिवीजन का मतलब ही यही होता है कि मैं फटाफट से जल्दी से रिवीजन करवा दूं। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें डीपली जाना है, बहुत ज्यादा डीपली आपको इसमें पढ़ना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बता दूंगा कि ये चैप्टर आपका सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं है। अगर आप थोड़ा भी, कह सकते हैं ना, एक थोड़ा बहुत भी आपने अगर अच्छे से कर लिया है तो बहुत है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है। एक मिनट पानी पीने दो यार, एक तो गला सूख जाता है बोलते बोलते। ठीक है, आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और बताओ हमें और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस चाहते हो। मैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है ना, अगर आप कोई शॉर्ट कंटेंट भी चाहते हो कि आप, जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, बैलेंसिंग है इसमें जिसमें दिक्कत आती है, कंपाउंड कैसे बनते हैं उसमें बच्चों को दिक्कत आती है ना, अगर आप उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो वो भी अपन बना सकते हैं, वो भी अपन बना सकते हैं। लेकिन आपको पहले बताना होगा। जब तक आप बोलोगे ही नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए, जिनको भी शॉर्ट नोट्स चाहिए कि मतलब 3 से 4 पेज में ही इसके सारे नोट्स आ जाएं, 3 से 4 पेज में या 4-5 पेज में, एक तरीके से जिसको भी शॉर्ट नोट्स चाहिए जो वो पढ़ सके, अगर चाहिए तो वो कमेंट करके बताओ। हम एक टेलीग्राम चैनल बनाते हैं या एक व्हाट्सएप चैनल बनाते हैं जिसपे कि हम नोट्स अपलोड कर देंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे, तो जिससे आपका बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।